लेक्चर 13 में हम देखते हैं सबसे पहले हम एलिमेंट लेंथ डिफाइन कर लेते हैं। द एलिमेंट लेंथ इज defined as EI is equal to x such that लेंथ हमने डिफाइन करना है, तो लेंथ हमारे पास है HI is equal to x2i plus 1 minus x2i minus 1 21. The derivative of the function can now be obtained from वो है TEX N1E T1E plus N2E T2E plus N3E T3E, और ये इक्वल होगा N1E N2E N3E T1E T2E T3E। ये इक्वेशन नंबर 22 है। One thing you can notice here is the shape functions. शेप फंक्शंस तीन ही रहे हैं आपके पास, N1, N2, N3, ये तीन शेप फंक्शंस हैं आपके पास। अगर आप लीनियर एलिमेंट्स लेते हैं तो ये शेप फंक्शंस N1, N2, N3 ही रहेंगे। ओके, क्वाड्रेटिक लेंगे तब भी यही रहेंगे शेप फंक्शंस। क्यूबिक रहेंगे, नंबर ऑफ शेप फंक्शंस की हम बात कर रहे हैं कि नंबर ऑफ शेप फंक्शंस विल रिमेन 3, N1, N2, N3 फॉर लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक। सिर्फ क्या इसमें चेंज आएगा, इसमें चेंज ये आएगा, द वैल्यू, द फंक्शन विल बी डिफरेंट। N1 जैसे कि क्वाड्रेटिक के लिए आपने अभी देखा है कि उसकी क्वाड्रेटिक फॉर्म होगी, आप मैनिपुलेट करके उसकी वैल्यूज जो है वो क्वाड्रेटिक निकाल सकेंगे। तो इक्वेशन 22 में N1, N2, N3 ये मुख्तलिफ होंगे, और इसका डेरिवेटिव अगर ले लेंगे and are given by the derivative of this shape function is given by dt e by dx is equal to 1 over he। इस नोटेशन को आप केयरफुली लिखिएगा। यहाँ पर जैसे मैंने पहले बताया इसकी ज़रूरत नहीं है, h इज़ कांस्टेंट, 4 over he 1 minus 2x over he 1 over he 4x over he minus 1, और यहाँ पर होगा T1e T2e T3e। सिर्फ आपने N1, N2 और N3 का डेरिवेटिव लेना होगा। तो ये इक्वेशन नंबर 23 है। तो ये आपने लीनियर के लिए भी इसी तरह से डेरिवेटिव लिया था, क्वाड्रेटिक के लिए यहाँ डेरिवेटिव ले लिया है। अब हम नया सेक्शन शुरू करते हैं जो कि है क्यूबिक एलिमेंट्स।
हमारी एक्यूरेसी बेहतर हो जाएगी अगर हम क्यूबिक एलिमेंट्स ले लें। we can proceed to even higher order approximation In this case, we have TEX is equal to alpha 1 plus alpha 2x plus alpha 3x square plus alpha 4x cube 24। इसके लिए हमें कितनी कंडीशन चाहिए होंगी? इक्वेशन 24 में 4 अननोन्स हैं, तो हमें कितनी कंडीशंस चाहिए ये 4 अननोन्स निकालने के लिए? जी, कोई बता सकता है कितनी कंडीशन हमें चाहिए होंगी? इसको देखते हैं। लीनियर आप कुछ ऐसे लिखते हैं, मैं इसको किसी और कलर में लिख लूँगा। लीनियर आप लिखते हैं TX alpha 1 plus alpha 2x, 2 कंडीशंस। बिल्कुल ठीक है, 2 कंडीशन चाहिए ताकि हमें alpha 1 और alpha 2 मिल जाए। TEX, हम TEX ही लिख रहे हैं, alpha 1 plus alpha 2x plus alpha 3x square। यहाँ पर हमें 3 कंडीशंस चाहिए, और अभी हमने alpha 1 plus alpha 2 और क्यूबिक टर्म लिखी है, तो क्यूबिक टर्म के लिए हमें 4 कंडीशंस चाहिए होंगी, विच इज करेक्ट। इन कंडीशंस को आपने कंफ्यूज नहीं करना है कि बाउंड्री कंडीशंस। जब आप डिफरेंशियल इक्वेशन लिखते हैं डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाय डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 0, इसके लिए 2 डेरिवेटिव्स हैं, तो 2 कंडीशन चाहिए। y of 0 is 1, y dash 1 is 2 फॉर एग्जाम्पल। तो इसके लिए आपको 2 कंडीशंस चाहिए, बाउंड्री कंडीशन या इनिशियल कंडीशन। यहाँ पर जो हम कंडीशंस हमारे पास कैसा प्रॉब्लम है? सेकेंड ऑर्डर का प्रॉब्लम है, और उसकी जो कंडीशंस कितनी हैं? बाउंड्री कंडीशन 2 हैं, तो हम उन 2 कंडीशंस की बात नहीं कर रहे हैं। ओके, हम किसकी बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं कि हमें नोड पे वैल्यूज चाहिए होंगी, वेयर four nodes are required. 4 nodes are required on each element. ठीक है? Okay. For best approximation, properties, these are located at equally spaced point. X is equal to 0, HE by 3, 2HE by 3 and HE। तो इसको आपको
जब हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो उसमें हमें नोड्स गिवन होंगे। अभी हम सिर्फ इसको अंडरस्टैंड करना चाह रहे हैं कि हमारे पास इक्वली स्पेस्ड नोड्स हैं और उनकी जो लोकेशन है वो 0, h/3, 2h/3 और h हमारे पास होगी। बाय द वे ये स्पेस आप कैसे फाइंड करेंगे? अगर मुझे 5 नोड्स पे वैल्यू चाहिए हो, यानी कि आप अगर फोर्थ ऑर्डर पॉलिनोमियल की बात करें, अभी हम क्यूबिक की बात कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको फोर्थ ऑर्डर के लिए 5 कंडीशंस चाहिए होंगी, ठीक है। तो जब 5 कंडीशंस हैं तो फिर आप कैसे डिसाइड करेंगे कि इतनी स्पेस होनी चाहिए? तो आप बता सकते हैं कि ये कैसे आप डिसाइड करेंगे कि ये इतनी स्पेस होनी चाहिए? अभी हमने कैसे 1/3 क्यों लिखा, हमने 1/4 क्यों नहीं लिखा, या क्या वजह है उसकी? क्या बता सकते हैं इसका आंसर कि यही क्यों लिखा हमने? जब 2 पॉइंट्स हमें, जब 3 पॉइंट्स चाहिए होते हैं, 3 पॉइंट्स हमें किसके लिए चाहिए? जब क्वाड्रेटिक होगा ना, क्वाड्रेटिक होगा तो क्वाड्रेटिक के लिए 3 पॉइंट्स हैं, और अगर आप यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं तो हम क्यों कहते हैं कि h/2 और h होना चाहिए? किसी को पता है इसका आंसर? 4 के लिए मैं यहाँ लिख देता हूँ 0, यानी क्या होना चाहिए ये? जी, ठीक है। इसका आंसर ये है कि आप एज्यूम करें, इसका आंसर मैं भी आपको बता देता हूँ। आप एज्यूम करें कि आपकी जो डोमेन है वो 0 से लेकर 1 तक है, इतनी डोमेन है। जब 0 से 1 डोमेन होगी तो इसकी लेंथ अगर आप फाइंड करेंगे, इसकी लेंथ क्या होनी चाहिए? कंप्लीट लेंथ, अगर 2 ही नोड सिर्फ आप ले लें, डोमेन भी 0 to 1 है और आपने स्टेप साइज जो h लिया हुआ है वो भी 1 लिया हुआ है, तो कैसे आप फाइंड करेंगे? हमें नजर आ रहा है h1 है। इसका फार्मूला होता है बेटा, इसका फार्मूला होता है h = b - a over n, ठीक है। b - a क्या है? 1, क्योंकि a is 0 and b is 1, तो b - a is 1 और n इसका इंटरवल कितने हैं? एक ही इंटरवल है, तो h जी 1 हो जाएगा बेटा, 7, इसका 1 हो जाएगा ना। इसका नंबर ऑफ इंटरवल b 0 से 1 तक कितने इंटरवल हैं? जी सर, एक ही 1, एक ही, तो h1 हो जाएगा। अब इसी प्रॉब्लम को आप आगे लेकर चलें, 0 और 1 डोमेन वही है, लेकिन आप इसको जो डिस्क्रिटाइज करना चाहते हैं वो सिर्फ 2 सब इंटरवल्स बनाना चाहते हैं। एक सब इंटरवल ये है और एक सब इंटरवल ये है, ठीक है। अभी आप हम रहने देते हैं कि बीच का पॉइंट क्या है, क्योंकि वो हमें पता भी नहीं है। तो h = b - a over n, तो b क्या है? 1, a is 0, n, how many n's are there? There are 2 sub intervals, बिल्कुल ठीक है। h, तो h क्या आ जाएगा? 1/2, यानी कि अगर पहला पॉइंट 0 है तो दूसरा होगा 1/2 और थर्ड हमें 1/2 + 1/2 हमें 1 मिल जाएगा। तो इसकी लेंथ कितनी हो गई? इसकी लेंथ क्या हो गई? 1/2, और इसकी लेंथ क्या हो गई? 1/2, ठीक है। इसी को आप लिख रहे होते हैं जब हमने लीनियर और क्वाड्रेटिक वगैरह की बात की, 0 h/2, जब h/2 होगा तो आप यहाँ आ जाएंगे, और जब आप कंप्लीट कवर कर लेंगे तो ये आ जाएगा h, ओके। अब इसी प्रॉब्लम को आगे लेकर चलें, और आप 4 नोड्स की बात कर रहे हैं ना क्यूबिक के लिए। क्यूबिक के लिए ये क्वाड्रेटिक के लिए था, क्वाड्रेटिक के लिए, और ये हमारे पास
लीनियर के लिए था, दैट वाज फॉर लीनियर यानी लीनियर एलिमेंट्स के लिए था। तो क्यूबिक के लिए अब हमारे पास h क्या होगा, और डोमेन वही है 0 to 1। 0 to 1 इज द वैल्यू ऑफ द फंक्शन। ठीक है, आप जब नोड्स की बात करते हैं यानी कितने नोड्स आपने बनाने हैं, x1 x2 x3 x4, दीज आर द नोड्स। तो h क्या होगा इस केस में, बता सकते हैं? 1/4 1/3 सर। जी दोबारा 1/3 सर। जी सात आपने ठीक बताया, 1/3। तो हमारे पास देखें सब इंटरवल नंबर 1, सब इंटरवल नंबर 2, सब इंटरवल नंबर 3, देयर आर 3 सब इंटरवल। ये याद रखना है आपने। ये जो n नोटेशन मैं यूज कर रहा हूँ ये सिर्फ समझाने के लिए है। हम जो नोटेशन n यूज कर रहे हैं अपनी फाइनाइट एलिमेंट मेथड में वो मुख्तलिफ है, क्योंकि हम उसको स्टैंडर्ड लेकर चल रहे हैं, n+1 आप यूज कर रहे हैं। यहाँ पर ये जो n है, यहाँ पर आपने लिखना है इस जगह पे नंबर ऑफ सब इंटरवल्स। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आमतौर पे समझ नहीं आता। नंबर ऑफ सब इंटरवल्स यहाँ लिखना है हर जगह पे। यहाँ पर ये जो फार्मूला होता है ना, इसको आप देखिएगा, HB-A/n। ये जो n होता है ये नंबर ऑफ सब इंटरवल्स होते हैं। इसकी अभी आपको जरूरत भी पड़ेगी अगर आप एक्सप्लिसिट ऑयलर वगैरह ऑयलर्स मेथड वगैरह देख रहे हैं, या जो भी AB मेथड आप लास्ट टाइम पढ़ रहे थे Na2 में, तो वहां पर ये h अगर आपको जनरेट करना पड़ गया तो केयरफुली आपको जनरेट करना होगा। यहाँ पर ये जो n गिवन होगा, नंबर ऑफ सब इंटरवल्स अगर गिवन है तो h आप निकाल सकेंगे। तो हमारे केस में अगर हम अपने प्रॉब्लम को देखें यहाँ, तो हमारे पास नंबर ऑफ सब इंटरवल्स हैं 1, नंबर ऑफ सब इंटरवल नंबर 2, नंबर ऑफ सब इंटरवल नंबर 3, दिस इज 3। यही हमने लिखा हुआ है 0 h/3, फिर h/3 plus h/3 is 2h/3, 2h/3 plus h/3 is h। अभी हम जैसे कि मैंने पहले कहा कि हम अभी इस नोड का नोड नहीं दे रहे, अगर ये x1 है, x2 है, x3 है, x4 है, ओके, हम सिर्फ h के हवाले से बात कर रहे हैं। ओके, तो पॉइंट ये था कि हमने ये कैसे डिसाइड करना है, 0 h/3, 2h/3 और h। आई होप कि ये अभी आपको समझ आ गया और ये आपको हेल्प करेगा। दोबारा से मैं रिपीट कर दूं, Na2 में आपको ये हेल्प करेगा h निकालने के लिए। वहाँ अगर आपको h निकालना होगा या नंबर ऑफ सब इंटरवल गिवन है तो h निकालना है, अगर h गिवन है तो n निकालना है, क्योंकि उतनी ही आपने आइट्रेशन वगैरह करनी होगी। ओके, तो इसका जो हमारे पास शेप फंक्शंस आ रहे हैं, ये भी मैं आपको एक्सरसाइज दे सकता हूँ इन दिस एलिमेंट। In this element, the shape functions are n1e 1 minus 3x over he, 1 minus 3x over 2he, 1 minus x over he, ये n1 हो गया। इसी तरह से n2e 9x over he, 1 minus 3x over 2he, 1 minus x over he, and 3e minus 9x over 3x over he, 1 minus x over he. X over he, 3x over he, 1 minus 3x over 2he.
काफ़ी ज़्यादा हमें लिखना पड़ गया। आप देख रहे हैं कि काम ज़्यादा हो गया है, लेकिन इसमें हमारी अंडरस्टैंडिंग बेहतर होगी। अगर इसका आप मैटलैब कोड देखेंगे तो शायद आपको वो समझ ना आए, क्योंकि जब तक मैंने पहले कहा था कि आप जब तक मैनुअली सॉल्व ना करें किसी प्रॉब्लम को न्यूमेरिकल में, तो वो आपको समझ नहीं आएगा। तो ये था हमारे पास 25। आप चाहे तो ये एक्सरसाइज बहुत बड़ी हो जाएगी, लेकिन अंडरस्टैंडिंग के लिए ये एक्सरसाइज अच्छी है कि आप इसे एक दफ़ा देख लें कि ये N1, N2, N3, N4 कैसे आप निकाल सकते हैं। अगर मैनुअली नहीं निकाल सकते तो आपने मैथमेटिका पढ़ा हुआ है, आप मैथमेटिका से निकालें। मैथमेटिका में सॉल्व करें वो 3-4 इक्वेशन जो भी हैं, या इनको आप वोल्फ्रैम अल्फा में सॉल्व करें। ऑनलाइन जो सॉफ्टवेयर है वोल्फ्रैम अल्फा, ठीक है, वो आप सॉल्व करके ये निकाल सकते हैं वैल्यूज। ओके, यहाँ पर ये दो टॉपिक्स ख़त्म हो गए। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। कुछ इसमें रेपिटेशन है जो हम पहले भी कर चुके हैं सॉल्व। तो हम अभी ऐसा करेंगे कि सेक्शन 4 स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 4 स्टडी कंडक्शन इक्वेशन। स्टडी कंडक्शन इक्वेशन। इसको थोड़ा सा मैं जल्दी में सॉल्व करूंगा। गिलरिकन फॉर्मूलेशन, क्योंकि पहले भी हम ये सॉल्व कर चुके हैं। गिलरिकन फॉर्मूलेशन। आप सोच रहे होंगे कि ये हम क्यों दोबारा से इसे देख रहे हैं। एंड पे जाके ये कुछ मुख्तलिफ हो जाएगा। शुरू में भी ये इस लिहाज से मुख्तलिफ होगा कि हमने जो t डिफाइन किया हुआ है वो इन टर्म्स ऑफ n1, n2 और n3 डिफाइन किया हुआ है। प्रीवियसली जो शेप फंक्शन t हमने लिखे थे वो a1 phi1 प्लस a2 phi2 वगैरह लिखे थे। इस दफ़ा हम इसको जो है n1 और n2 लिख रहे होंगे। इक्वेशन थी हमारे पास, लेट अस कंसीडर स्टडी 1D equation with heat source Q K x0 to L। ये इक्वेशन नंबर 26 हो जाएगी। इसी तरह से बाउंड्री कंडीशन है विथ बाउंड्री कंडीशंस minus k dt by dx is equal to q at x is equal to 0 and t is equal to tl at x is equal to l। ये हो जाएगा 28। सेम बाउंड्री कंडीशंस हैं जो हमने पहले यूटिलाइज की हैं। इसकी वेटेड रेजिडुअल फॉर्मूलेशन आपको बनाना आ गई है। द वेटेड रेजिडुअल फॉर्मूलेशन इज 0 to L, जहां डोमेन है 0 to L। वेट्स क्या रखने हैं W। रेजिडुअल हमने डिफाइन नहीं किया है, यहाँ पर डायरेक्ट लिख रहे हैं माइनस क्यू। ये वाली टर्म रेजिडुअल R होता है। dx is equal to 0। This is 29। Okay. Equation 29 can be written as
अब 0 to L तो डोमेन है, अब इसको हमें नोड्स में लेकर जाना होगा. इक्वेशन 29 is written as 0 to L W minus K d square T by Tx square minus Q I is 1 to 2 xi plus 1 W minus K d square T by dx square minus Q dx. अब इसको आप जरा क्लियरली देखना चाह रहे हैं कि इसकी क्या वैल्यूज होंगी. तो आप देखिए i को जब आप 1 रखेंगे तो ये आ जाएगा x1 से x2 w माइनस के डी स्क्वायर टी बाय डी एक्स स्क्वायर माइनस क्यू डी एक्स. और जब i को आप 2 रखेंगे, समेशन ओपन करेंगे तो ये होगा x2 to x3 w माइनस के डी स्क्वायर टी बाय डी एक्स स्क्वायर माइनस क्यू डी एक्स. अब हम नोड्स में चलेंगे. आप देख रहे हैं कि हमारा एक्चुअल प्रॉब्लम 0 to L था. अगर आप लॉजिक के हिसाब से चलें तो ये 0 to L है और आप इसके 2 एलिमेंट्स बना रहे हैं. आप एलिमेंट्स जितने भी बना लें, फॉर एग्जांपल L/2 रखेंगे तो 2 एलिमेंट्स बन रहे होंगे. क्वेश्चन ये होता है कि आप मैं इसको ज़रा यहाँ पर मज़ीद एक्सप्लेन कर दूँ. 0 L/2 और ये L है, तो ये जो जगह होती है ना, यहाँ एलिमेंट 1 में आपने क्या लीनियर शेप फंक्शंस लेने हैं, क्वाड्रेटिक लेने हैं, क्यूबिक लेने हैं. ठीक है, जैसे मैंने शुरू में बताया था कि आप लिख रहे होते हैं n1 t1 प्लस n2 t2 प्लस n3 t3. तो आप 3 ही शेप फंक्शंस लिख रहे हैं, लेकिन आप अगर लीनियर ले रहे हैं तो ऐसी शेप बन रही होगी एलिमेंट में, अगर क्वाड्रेटिक ले रहे हैं तो ऐसी बन रही होगी, क्यूबिक में ज्यादा कर्वेचर होता है तो वो हमारे पास कुछ ऐसी बन रही होगी. ठीक है, तो यहाँ पर आपने 3 ही एलिमेंट्स लिए हैं, 0 L/2 और L. इनको आपने नोड्स में कन्वर्ट कर दिया, x1 to x2 x2 to x3. यहाँ से हमें अभी तक पता नहीं चल रहा है कि आप लीनियर एलिमेंट्स ले रहे हैं या क्वाड्रेटिक, ये हमें एंड पे पता चलेगा. तो आप बताएंगे कि x1 क्या होगा. मुझे अगर इसको लिखना पड़े L की फॉर्म में तो क्या होगा x1? 0 x1 बिल्कुल ठीक है. x2 L/2 वेरी राइट. x2 जो है वो L/2 हो. तो आपको नोड से L/2 और L/2 से नोड्स में जाने में 0 to L अगर L की फॉर्म में गिवन है तो नोड्स में जाने में आसानी हो, आपको पता हो वो w माइनस के डी स्क्वायर टी बाय डी एक्स स्क्वायर माइनस क्यू डी एक्स. सिमिलरली फॉर x2 अब आपको पता है तो x2 होगा L/2 और x3 होगा L/2. यानी कि 3 एलिमेंट्स सॉरी 2 एलिमेंट्स आपने लिए, 3 नोड्स लिए, सर 2 L एलिमेंट्स. नहीं होगा x3? जी वो अदरवाइज तो वो 0 हो जाएगा, L होगा बिल्कुल. x3 इज L. तो नोड्स 3 लिए, एलिमेंट्स 2 लिए, और एलिमेंट आपने एलिमेंट में वेरिएशंस कैसे लिए वो आप बाद में डिसाइड करते हैं. तो W हो जाएगा माइनस के डी स्क्वायर टी बाय डी एक्स स्क्वायर माइनस क्यू डी एक्स. ओके, इसको हम इक्वेशन नंबर 30 कह देंगे. The function Tx, the function Tx in the global system will be approximated by
t of x j1 to 3 and jx tj is equal to n1x t1 n2x t2 n3x t3 ये 31 होगा। यहाँ पर एक टर्म हम यूज कर रहे हैं ग्लोबल सिस्टम। ये ग्लोबल सिस्टम कैसे होगा 31? आप बता सकते हैं कि ये कैसे होगा? ये इस तरह से है, हमारे पास जैसा कि हम बात कर रहे थे पहले लोकल कोऑर्डिनेट्स और ग्लोबल कोऑर्डिनेट्स में, अगर ये हमारे पास होगा x1 x2 x3, इन नोड्स की नंबरिंग अभी आपने दिए हुए हैं x1 x2 x3 से दिए हुए हैं जो कि ग्लोबल नंबरिंग है, यानी जब आप x3 को आइडेंटिफाई करते हैं तो ये हमें पता चलता है कि ये थर्ड नोड है। अब अगर यही नंबरिंग 1 2 3 ये ग्लोबल नंबरिंग है, अब x1 x2 को अगर आप लिखेंगे तो ये आएगा 1 2, ग्लोबल नंबरिंग 1 है और 2 है, और इसकी नंबरिंग है लोकल नंबरिंग वो भी 1 और 2 है। लेकिन x2 और x3 को जब आप लिखेंगे तो वो भी लोकली 1 और 2 होगा, यानी कि लोकली जब आप इस एलिमेंट नंबर 2 पे काम कर रहे होंगे तो आप x2 x3 भी कहेंगे, लेकिन लोकली काम करने के लिए ये होगा 1 ये होगा 2। फिर इसी तरह से जब आप x3 x4 पे काम करेंगे एलिमेंट नंबर 3 पे, ये होगा 1 और 2। तो इसमें ग्लोबल नंबरिंग क्या होगी कि t की वैल्यू x1 पे ये t1 ग्लोबल नंबरिंग है, t की वैल्यू x2 पे ये ग्लोबल नंबरिंग है, t की वैल्यू 3 पे ये ग्लोबल नंबरिंग है, t की वैल्यू x4 दिस इज ग्लोबल नंबरिंग। लोकल नंबरिंग क्या है 1 और 2, वहाँ हम वैल्यूज नहीं फाइंड किया करते, सिर्फ लोकल यू से देख रहे होते हैं। इसलिए यहाँ पर ये लिखा गया कि ग्लोबल सिस्टम में इक्वेशन 31 जो लिखी गई है वो n1 n2 n3 जो कि 1 2 3 ग्लोबल नंबरिंग को शो कर रहा है। तो यहाँ पर इक्वेशन 31 में अभी हम ख़त्म कर रहे हैं।